Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of Measure of Central Tendency. Again, this is Ved Prakash. I am an assistant professor in the School of Management, PPT University, Lucknow. The topic that we are going to look today is quartile, decile, and percentile. ओके स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में अब तक हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की रोल क्या होता है, बिजनेस में क्या रोल होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि मीन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके क्लास, तो ये वीडियो हम लोग का बेसिकली लास्ट वीडियो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक जो है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है क्लास। अगर हम बात करें क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की, ठीक है, कि जैसा आप लोगों ने मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, जस्ट लाइक क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल हमारा मीडियन की तरह ही सॉल्व किया जाता है। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि मीडियन के केस में हम क्या करते थे, m इज इक्वल टू n/2 कर देते थे, ठीक है। बट क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के केस में क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को इसका नाम पता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 पार्ट, ओके। डिसाइल का मतलब होता है 10th पार्ट एंड परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट, ठीक है। तो अगर सपोज दैट हम m के केस में क्या करते थे, m इज इक्वल टू n/2 कर देते थे, ठीक है। बट अगर क्वार्टाइल के केस में क्या करना होगा, जैसे क्वार्टाइल 4 थे तो हम क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल तक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं, Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं एंड Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें डिसाइल कैलकुलेट करना है तो डिसाइल मतलब 10, तो हम D9 तक की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। इसी तरीके से अगर हम बात करें परसेंटाइल की, ठीक है, तो परसेंटाइल का मतलब होता है 100 में हम परसेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम P को कहां तक कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 से लेकर के P99 तक की वैल्यू को हम यहाँ पर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके क्लास। तो जैसा कि हमारा मीडियन के केस में क्या होता था कि हम ग्रुप डेटा लेते थे, ठीक है, वहां पे इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करते थे, तो m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हमारा अगर सपोज दैट ग्रुप सीरीज है तो उसके लिए हम फॉर्मूला m इज इक्वल टू n/2, फिर उसके बाद L1 प्लस m-c अपॉन f ब्रैकेट में L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला को हम वहाँ पर यूज करते थे। बट अब हमें क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के केस में क्या करना होता है कि फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे सपोज दैट आपसे अगर Q1 पूछता है, ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/4, ठीक है, 2 की जगह पर 4 हो जाएगा। ऐसे अगर Q2 पूछता है तो 2 इंटू n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 4। इसी तरीके से अगर Q3 पूछता है तो 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 4, ओके। ये तो हो गया क्वार्टाइल के केस में। अगर सपोज दैट डिसाइल अगर निकालना हो, ठीक है, तो अगर सपोज दैट हमसे D1 की वैल्यू पूछता है तो D1 इज इक्वल टू n/10। ऐसी जगह से अगर 2 पूछता है तो 2n/10। इस तरीके से 3 डिसाइल पूछता है तो 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 10। ऐसे ही परसेंटाइल निकलता है। परसेंटाइल के केस में आपका P75, P85, P95 कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट आपसे P98 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, P98 इज इक्वल टू 98 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू n डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो बस इसमें यही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी लगाने का तरीका हमारा सेम है। मीडियन के केस में हम सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते थे। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के केस में भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। जो भी हमारी सीरीज रहेगी उसे हमें असेंडिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर उसके बाद जैसा फॉर्मूला है उसी बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लोग, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वार्टाइल का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 पार्ट, ठीक है। क्वार्टाइल डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, ठीक है। टोटल हम 3 क्वार्टाइल तक कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वार्टाइल फर्स्ट डिनोटेड एज Q1, सेकेंड क्वार्टाइल डिनोटेड एज Q2 एंड थर्ड क्वार्टाइल एज Q3, which divide the whole data in 4 parts. First quartile contain 1/4, second quartile contain 1/2, third quartile contain 3/4. Here it may be noted that the data should be arranged in ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर इन ऑफ अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, अगर हमसे क्वार्टाइल पूछता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्वार्टाइल 1 2 3 कुछ भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर हमें फॉर्मूला वहां पर इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है।
अब मैंने बताया कि क्वार्टाइल हमारा दो केस का होगा, पहला अनग्रुप डेटा मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज जहां पर होगी या डिस्क्रीट सीरीज होगी, और दूसरा हमारा होता है ग्रुप डेटा जहां पर हमें ग्रुप में हो, मीन्स की कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहां पर इन्वॉल्व रहेगी। ओके, for obtaining the quartile, first of all we have to arrange the data either ascending order or in descending order। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में of the magnitude mathematically if x1 x2 and xn तक चले जाता है, n वैल्यू x फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो अगर हमसे q1 पूछता है अनग्रुप के केस में तो n+1 डिवाइडेड बाई 4, अगर 2 क्वार्टाइल पूछता है तो 2n+1 डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से क्वार्टाइल थर्ड पूछता है तो 3 into n+1 डिवाइडेड बाई 4। नाउ अगर अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की, ठीक है, तो if x1 x2 xk the key value or the mid value of the class interval, if a variable x with their corresponding frequency f1 f2 fk, then the first of all we have to form a cumulative frequency। ठीक है, तो हमें ग्रुप के केस में क्या करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। आफ्टर दैट वी डिटरमाइन द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास एज ए सिमिलर वी डू इन द केस ऑफ मीडियन, फिर उसके बाद हमें जस्ट लाइक मीडियन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर क्वार्टाइल को सॉल्व करेंगे। देन क्वार्टाइल इज डिनोटेड एज ए Q1। अगर हमें क्वार्टाइल, हमें मैंने क्या बताया कि अगर आपसे क्वार्टाइल 1 भी पूछ सकता है, क्वार्टाइल 2 भी पूछ सकता है, क्वार्टाइल 3 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मीडियन की तरह समझते हैं। मीडियन का हमारा फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या करते थे, m इज इक्वल टू n/2। तो अगर हमसे क्वार्टाइल 1 यहाँ पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू n/4। इसी तरीके से अगर क्वार्टाइल 2 पूछता है तो 2 into n डिवाइडेड बाई 4। इसी तरीके से अगर क्वार्टाइल 3 पूछता है तो 3 into n डिवाइडेड बाई 4। हम एक फॉर्मूला फिर एक इंप्लीमेंट करेंगे। Then Q1 is equal to L1, L1 means lower limit plus M, अब M की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल फर्स्ट, तो Q1 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H, H का मतलब होता है यहाँ पर हाइट। ठीक है, ये क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए हो गया। अगर सपोज दैट यही आपसे क्वार्टाइल 2 पूछता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस Q2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H। इस तरीके से अगर क्वार्टाइल थर्ड आपसे पूछता है तो क्वार्टाइल थर्ड इज इक्वल टू L1 प्लस क्वार्टाइल थर्ड माइनस C अपॉन F इंटू H। जहां पर आपके सभी का मतलब पता है, L1 का मतलब होता है लोअर, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है अपर लिमिट, H यहाँ पर बहुत जगह H दिया रहता है, बहुत जगह L2 माइनस L1 दिया रहता है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मतलब कि हमने जहां पर मीडियन को हमने जहां पर माना, जो वैल्यू निकली हुई है उसके ऊपर जो वैल्यू होती है, प्रीसीडिंग वैल्यू होती है, उसको हम C मानते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये सबको पता है। अब सेकंड वन इज डिसाइल। क्वार्टाइल का पोर्शन खत्म हो गया यहाँ पर थ्योरेटिकल, अब हम लोग डिसाइल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सब साथ में लगाएंगे तीनों का। ठीक है, डिसाइल का मतलब मैंने क्या बताया, डिसाइल का मतलब होता है 10th पार्ट। क्वार्टाइल के केस में हम फोर्थ करते थे और डेसाइल के केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 10वां मतलब। ठीक है, तो डेसाइल में आपकी 10 इक्वल पार्ट होता है। ठीक है, तो डेसाइल के केस में हम कहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, D1 से लेकर के D9 तक की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। D1 पूछ सकता है, D2 पूछ सकता है, D3 पूछ सकता है, D4 पूछ सकता है, D5 पूछ सकता है, D6 पूछ सकता है, D7 पूछ सकता है, D8 पूछ सकता है एंड D9 पूछ सकता है। ठीक है, अगर सपोज दैट यही हमारा अनग्रुप डेटा रहेगा, ठीक है, तो वहां पर इंडिविजुअली अगर हमें क्या करना होगा कि अगर सपोज दैट D1 पूछता है तो हम वहां पर क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये अनग्रुप के केस में होगा, मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज के केस में। अगर सपोज दैट डिसाइड 2 आपसे पूछता है तो वहां पर क्या करोगे, 2 into n+1 डिवाइडेड बाई 10। अगर सपोज दैट डिसाइल 3 पूछता है तो 3 into n+1 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे अगर आपसे D4 पूछता है तो 4 into n+1 डिवाइडेड बाई 10। अगर सपोज दैट D5 आपसे पूछता है तो 5 into n+1 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे अगर D6 पूछता है तो 6 into n+1 डिवाइडेड बाई 10। अगर सपोज दैट D8 D9 पूछता है तो n into n+1 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज को या फिर अनग्रुप को सॉल्व करेंगे। ग्रुप की बात करें, अगर सपोज दैट क्वेश्चन हमारे ग्रुप में होता है तो ग्रुप के केस में हम मीडियन के केस में क्या करते थे, m इज इक्वल टू n/2। क्वार्टाइल के केस में मैंने क्या बताया, Q1 इज इक्वल टू n/4। इसी तरीके से डेसाइल के केस में क्या हो जाएगा, n/10 हो जाएगा।
बाकी अगर आपसे D1 से लेकर के D9 तक कुछ भी पूछता है तो आगे आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर सपोज D1 पूछता है तो n/10, D2 पूछता है तो 2 इंटू एन डिवाइडेड बाई 10, इसी तरीके से थर्ड डिसाइल पूछता है तो 3 इंटू एन डिवाइडेड बाई 10, इसी तरीके से फोर्थ डिसाइल अगर आपसे पूछता है तो 4 इंटू एन डिवाइडेड बाई 10, इसी तरीके से अगर नाइन्थ डिसाइल पूछता है तो 9 इंटू एन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और फॉर्मूला एक और इंप्लीमेंट करेंगे। तो वहां पर अगर हमसे D1 पूछता है, ठीक है, यहाँ पर D1 अगर पूछता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक है, अगर आपसे D1 पूछता है तो क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू L1 प्लस D1 माइनस सी, D1 माइनस सी अपॉन एफ ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अगर सपोज D2 पूछता है तो L2 प्लस D2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। अगर सपोज D6 पूछता है तो L1 प्लस D6 माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। अगर D9 पूछता है तो सिंपल L1 प्लस D9 माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, D का मतलब होता है डिसाइल, L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट, C मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी। फिर उसके बाद अगर कुछ जगह h रहता है, h मतलब होता है हाइट, f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि क्वार्टाइल कैसे होगा और दिस साइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपका लास्ट जो है वो है परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, परसेंटाइल का मतलब होता है 100। अब परसेंटाइल कब कैलकुलेट करते हैं, पूरी 100 पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वार्टाइल आपका 4 पार्ट होता है तो Q1 Q2 Q3 तक आप निकाल ले रहे थे। ठीक है, डेसाइल आपका 10 पार्ट होता है तो D1 से लेकर के D9 तक आप निकाल लेते हैं। परसेंटाइल आपका 100 होता है तो P1 से लेकर के कितना तक निकाल सकते हैं, इसमें P99 तक की वैल्यू को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटाइल डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट को उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देयर आर 99 परसेंटाइल। ठीक है, P1 P2 से लेकर के P99 तक are known as first percentile, second percentile and 99 percentile. The first percentile contain n divided by 100. ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपसे P1 पूछता है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। अगर परसेंटाइल आपसे P75 पूछता है तो 75 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। अगर P98 पूछता है आपसे तो P98 इज इक्वल टू 98 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये केस था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, अगर सपोज दैट अनग्रुप डेटा का, ठीक है, अगर सपोज दैट यही हमसे ग्रुप डेटा में पूछता है या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, तब उसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है सेम। मीडियन के केस में हम क्या करते थे, m इज इक्वल टू n बाई 2। क्वार्टाइल के केस में हमने क्या किया, n बाई 4 किया। डिसाइल के केस में हमने क्या किया, d बाई 10 किया। अब परसेंटाइल के केस में क्या करेंगे, n बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो अगर सपोज दैट P1 हमसे पूछता है तो P1 इज इक्वल टू n बाई 100। P20 पूछता है तो 20 इंटू एन डिवाइडेड बाई 100। अगर P88 हमसे पूछता है तो 88 इंटू एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 100। अगर P98 हमसे पूछता है तो 98 इंटू 100, सॉरी 98 इंटू P डिवाइडेड बाई 100। तो अगर सपोज दैट यहाँ पर P1 का फॉर्मूला लगा देंगे तो P1 प्लस L1, तो L1 प्लस P1 माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। अगर P88 अगर पूछता है तो L1 प्लस P88 माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डेसाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल पहले परसेंटाइल को कवर करेंगे, फिर डेसाइल को कवर करेंगे एंड लास्ट में परसेंटाइल को, पहले क्वार्टाइल, डेसाइल एंड लास्ट में परसेंटाइल को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन हमारा अनग्रुप डेटा से होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ग्रुप डेटा से होगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फॉलोइंग टेबल गिव द साइज ऑफ शूज एंड द नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड एट ए शॉप इन अ गिवन ईयर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल थर्ड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, दो कॉलम बनाए गए। फर्स्ट कॉलम में आपका साइज ऑफ शूज एंड नंबर ऑफ पेयर सोल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 एंड 10। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड 2, फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर 2, 5, 7, 15, 30, 60, 80, 40, 20, 15 एंड 5। ओके क्लास, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमें
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालने का तरीका सबको पता है कैसे निकालते हैं। जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको एज इट इज लिख देंगे, तो हमने यहाँ पर CF में 2 लिख दिया, फिर उसको नीचे से ऐड करते चलेंगे। अब 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 15 29, 29 + 30 59, फिर 59 + 60 190, 190 + 80 199, 199 + 40 239, 239 + 20 259, 259 + 10 269, 269 + 50 284, and 284 + 5 is equal to 289। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल फर्स्ट निकालना है एंड क्वार्टाइल थर्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, n + 1 / 4। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 / 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपकी 289। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमारी जो भी लास्ट वैल्यू होगी, तो जब आप पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो उसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पर 289 है, पूरी फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो 289 आपकी आनी चाहिए। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 289 + 1 / 4। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72.5। ओके, अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को चेक करते हैं। जैसे एक मिनट, 79.5 चेक कीजिए, कहाँ पर है आपका, एक मिनट बताओ, 119 पर। ठीक है, तो 109 पे जो हमने चेक किया तो हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, टोटल 7। तो आपकी परसेंटाइल यहाँ पर कितनी आ गई, 7। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वार्टाइल थर्ड, तो क्वार्टाइल थर्ड के लिए मैंने क्या बताया कि 3 × n + 1 / 4। तो n मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 289 + 1 × 4, तो 290 को जब सॉल्व करोगे, जब इसको करोगे तो 217.5। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए 217.5 आपका कहाँ है, 217.239 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैली कर रहा है, तो इसके लिए आपकी आपकी क्वार्टाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्वार्टाइल थर्ड 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी उसके सामने वाला x होगा वो हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वार्टाइल फर्स्ट के केस में क्या करना है, n + 1 / 4। याद रखिएगा हमेशा क्वार्टाइल फोर्थ से होता है, डेसाइल 10 से होता है, परसेंटाइल आपका 100 से होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया 289 + 1 70, अब 289 + 1 / 4, तो आपका यहाँ पे 72.5। अब चेक कीजिए ये 72.5 आपका कहाँ टैली कर रहा है, 119 पर। ठीक है, क्योंकि 59 आपका छोटा है। मैंने क्या बताया कि जब भी हम CF पर चेक करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। तो 72.5 हम क्या कर सकते हैं, 2 पर कर नहीं सकते हैं, 7 पर कर नहीं सकते हैं, 14 पर कर नहीं सकते हैं, 29 पर नहीं कर सकते हैं, 59 पर नहीं कर सकते, बट 119 पर हम कर सकते हैं, क्योंकि 72 से वो क्या है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो उसके सामने वाली जो वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी, उसके सामने आपका देखिए क्या है यहाँ पर 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वार्टाइल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वार्टाइल थर्ड के लिए मैंने क्या बताया था, 3 × n + 1 289 + 1 / 2 = 217.5। ओके, तो अब यहाँ पर चेक कीजिए 217 आपको 199 पे टैली करेगा नहीं, वो कहाँ टैली करेगा, 239 पर करेगा। तो उसके सामने जो वैल्यू हमारी कितनी है, 8, तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीडियन, देन आंसर आपका 8 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इंडिविजुअल सीरीज के केस में कैसे हम क्वार्टाइल की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज दैट ग्रुप डेटा के केस में आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वार्टाइल फर्स्ट एंड क्वार्टाइल 2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको दिया हुआ है पर मार्क्स एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए। ठीक है, तो मार्क्स देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं 10, 15, 20, 25, 35, 10, 16 एंड 14। ठीक है, तो क्लास मैंने सबसे पहले जो मैंने अब तक आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल का क्वेश्चन होगा तो हमें ये चेक करना है कि क्लास इंटरवल की जो भी हमारा सीक्वेंस है वो सही है कि नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में है कि नहीं, जो भी उनके बीच का गैप है क्लास इंटरवल का वो इक्वल गैप में है कि नहीं। अगर इक्वल गैप में है तब तो सही है, हम आगे का प्रोसेस को वहां पर करेंगे। तो आप जरा क्रॉस चेक कर लीजिए 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, आपका जो पूरा जो है वो कितने का 10 का गैप है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है,
बाकी फर्स्ट जो कॉलम हमारे होंगे एज इट इज कॉपी हो जाएगा, थर्ड कॉलम हमें ऐड करना है जो कि हमारा क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सेम तरीका मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू को आप एज इट इज वहां पे लिख दोगे, बाकी उसको क्रॉस आप ऐड करते जाओ, ठीक है। 10 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 20 ऐड करो 45, 45 में 25 ऐड करो 70, 70 में ऐड करो 35 वो इज इक्वल टू 105, 105 में 15 ऐड करो 120, 120 में 16 ऐड करो 136 एंड 136 में 40 ऐड करो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका 150। ओके 150 या फ्रीक्वेंसी पूरा ऐड करोगे तो आपकी कितनी आनी चाहिए 150 वहां पर आनी चाहिए। ओके अब हमें क्या करना है क्वार्टाइल फर्स्ट, ठीक है। मीडियन के केस में हम क्या करते थे m इज इक्वल टू n/2, क्वार्टाइल 1 के केस में क्या करेंगे n/4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कितना है 150, देन 150 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27.5। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा L1 प्लस Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। ओके तो अब सबसे पहले हमें ये करना है कि 27.5 आपका कहाँ टैली कर रहा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे। अब देखिए अगर हम 10 की बात करें यहाँ पे टैली नहीं कर रहा है, 45 पर बात करें नहीं कर रहा है, 45 पर बात करें नहीं कर रहा है, एक मिनट, हाँ 27.5, तो यहाँ पर देखिए 25 पर नहीं कर रहा है बट 45 पर वो हमारा टैली कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 पर जब टैली कर रहा है तो हमारी उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20 हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सी हमारे लिए क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी इसके लिए 20 हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर 30 हो जाएगी, बस फॉर्मूले पर रख दीजिए। देन Q1 इज इक्वल टू L1 20 प्लस Q1 इज इक्वल टू 27.5, सॉरी ये 27 है, ठीक है 37 है, सॉरी ये 37.5, ठीक है 37.5 माइनस 25 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा 26.25। ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन इज अब हमें क्या करना है यहाँ पर क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्वार्टाइल थर्ड के लिए मैंने क्या बताया है n 3 इंटू n/4, ठीक है। तो 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 112.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चेक कीजिए 112.5 आपका कहाँ टैली कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 105 पर छोटी वैल्यू है तो 112 आपका कहाँ टैली करेगा 120 पर, ठीक है। तो इसके लिए आपकी सी क्या हो जाएगी 105, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर 15 हो जाएगी, क्लास इंटरवल आपका L1 क्या हो जाएगा 15 एंड L2 क्या हो जाएगा वहां पर 60 हो जाएगा, बस फॉर्मूले पर रख दीजिए। देन Q3 इज इक्वल टू L1 50 प्लस क्वार्टाइल थर्ड हमने क्या कैलकुलेट क्या लिखा है 112.5 माइनस C आपका कितना है 105, ठीक है। तो 105 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी यहाँ पर मैंने बताया 15, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आपको कितनी आ जाएगा कितना आएगा 55 आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर सपोज दैट यही आपसे क्वार्टाइल 2 कहता, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्वार्टाइल थर्ड का आ गया था, ठीक है। अगर सपोज दैट यही आपसे क्वार्टाइल 2 कहता तो Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू n/4, तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम CF पर पहले टैली कराते, फिर उसके बाद जैसा जो भी हमारा L1 होता है L2 होता, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी उसको हम वहां पर लिखते थे। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हम क्वार्टाइल के केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अगर ग्रुप सीरीज है या फिर अनग्रुप है, ठीक है। जिसको मीडियन समझ में आ गया उसके लिए क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल कुछ नहीं है, बस वैल्यू चेंज करनी है। क्वार्टाइल के केस में हमें 4 कर देना है, डेसाइल के केस में हमें 10 कर देना है और परसेंटाइल के केस में हमें 100 कर देना है। ओके क्लास, अब डेसाइल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले अनग्रुप के केस में देखते हैं। The following table give the size of shoes and number of pairs sold at a shop in a given year. Find the value of D1 and D7 की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, तो साइज ऑफ शूज 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8.5, 9, 9.5 एंड 10। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 2, 5, 7, 15, 30, 60, 80, 40, 20, 10, 15 एंड 5। ओके क्लास, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें निकालना है, ठीक है।
अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हाँ, तो सबसे पहले हमें एज इट इज जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट होगा 2 को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद उसको हम क्रॉस ऐड करते चले जाएंगे। तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, 7 में 7 ऐड कीजिए 14, 14 में 15 ऐड कीजिए 29, 29 में 30 ऐड कीजिए 59, 59 में 60 ऐड कीजिए 119, 119 में 80 ऐड कीजिए तो 119 में 40 ऐड कीजिए 239, फिर ऐसे ऐड करते जाओ तो कितना आ जाएगा 289। ठीक है, अब बस उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पर रखना है, हमें d1 निकालना है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 10, देन 289 + 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 29। अब ये 29 यहाँ पर टैली कीजिए, देखिए 29 आपका कहाँ जा रहा है, 29 है, देन आंसर इज इक्वल टू 6, यहाँ पर आंसर आपका 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, अगर आपसे d7 पूछता है, ठीक है, तो 7 × n+1 डिवाइडेड बाई 10, ओके, तो 7 × 289 + 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 209.3, देन 209.3 देखिए कहाँ पर आपका टैली कर रहा है, एक मिनट, 209 आपका टैली कर रहा है यहाँ पर 239 पर, तो आपके लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 8। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि अनग्रुप का केस कैसे सॉल्व करेंगे द केस ऑफ डिसाइल में। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, अगर सपोज दैट ग्रुप के केस में अगर डिसाइल आए तो कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, दो यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेट डिसाइल फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, मार्क्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 15, 20, 25, 35, 15, 16 एंड 14। ओके, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो भी हमारी सीरीज है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है कि नहीं, तो बिल्कुल इसमें दिख रहा है कि 10-10 का गैप भी है और पूरे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पहले को एज इट लिख देंगे 10, फिर क्रॉस ऐड करते जाएंगे 25, 45, देन 45 में 25 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 70, 70 में 35 ऐड कीजिए 105, 105 में 15 ऐड कीजिए 120, 120 में 16 ऐड कीजिए 136, 136 में 14 ऐड कीजिए 150। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, d1 एंड d4। तो d1 के लिए क्या हो जाएगा n/10, देन 150 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 15। अब 15 देखिए यहाँ पर कहाँ टैली कर रहा है आपका 15, आई होप 20 पर, ठीक है 25 पर, तो इसके लिए आपका L1 क्या हो जाएगा 10, L2 क्या हो जाएगा 20, फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 15 और C आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। तो बस फॉर्मूले पर रख दीजिए, देन 10 + 15 - 10 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी आपकी 15 इंटू हाइट, देन 13.33। ओके, तो इसी तरीके से अगर d4 हमें निकालना होगा तो d4 के केस में क्या करेंगे, देन n into n divided by 10, then 4 into 150 divided by 10 is equal to 60। अभी 60 को देखिए कहाँ आपका टैली कर रहा है, अगर हम बात करें 10 पर नहीं कर रहा है, 25 पर नहीं, 60 आपका कहाँ टैली कर रहा है 70 पे टैली कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 30, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 40, और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो आपकी C क्या हो जाएगी 45, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। बस वैल्यू को रख दीजिए, देन d4 इज इक्वल टू L1 प्लस फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर d4 - C/f इंटू L2 - L1, तो अब L1 वहाँ पर क्या हो जाएगा 30, जैसा मैंने बताया यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद d4 आपका 60 आया माइनस C आपका 45, यहाँ पर देखिए 45 है, जो हमने यहाँ पर 70 को माना था यहाँ पर, तो उसके ऊपर वाली वैल्यू होती है वो C हो जाती है, तो यहाँ पर आपका आ गया 45 इंटू फ्रीक्वेंसी आप देखिए कितना है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 25 कर दिया इंटू L2 - L1 आपका कितना है 10। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे पूरे कैलकुलेशन से करोगे तो आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ग्रुप या फिर अनग्रुप के केस में। ठीक है, अब आपका लास्ट जो है वो है परसेंटाइल। ठीक है क्लास, तो परसेंटाइल के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका P1 से लेकर के P99 तक में कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, ग्रुप के केस में भी और अनग्रुप के केस में भी। बस आपको करना कुछ नहीं है, जैसी वैल्यू पूछती है बस आपको क्या करना है, होल में आपको 100 रख देना है, बाकी अगर आपसे जो भी पूछता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उतने से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला अनग्रुप का है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द साइज ऑफ शूज
and the number of pairs sold at a shop in the given year, find the value of P30 and P75. ओके, तो ना शूज यहाँ पर x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। x में 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 एंड 10। और फ्रीक्वेंसी में आपकी क्या दे रखी है 2, 5, 7, 15, 30, 60, 80, 40, 20, 10, 15 एंड 5। ओके, तो बस यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भी एफ की आपका पहले होगा सी एफ का पहले हम लिख देंगे उसको, फिर उसको क्रॉस ऐड कर देंगे। तो हमने 2 लिख दिया, फिर उसको क्रॉस ऐड करेंगे। 2 + 5 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 15 = 29, 29 + 30 = 59, 59 + 60 = 119, 119 + 80 = 199, 199 + 40 = 239, 239 + 20 = 259, 259 + 10 = 269, 269 + 15 = 284, and 284 + 5 = 289। ओके, तो बस इसको सॉल्व करेंगे। P30 में पूछा है तो 30 × n + 1 / 100, देन 30 + 289 + 1 / 100 = 87। अब 87 देखिए कहाँ टैली करना है, तो 87 आपका 119 पर टैली कर रहा है, तो उसके लिए x क्या हो जाएगा आपकी परसेंटाइल क्या हो जाएगा P30 = 7। इस तरीके से P75 में कैलकुलेट करना है, तो P75 × n + 1 / 100, देन 75 ब्रैकेट में 289 + 1 / 100 = 217.5। तो 217.5 देखिए कहाँ टैली कर रहा है 239 पर, देन परसेंटाइल P75 = 8। ओके, अब आपका लास्ट है कि अगर परसेंटाइल आपसे ग्रुप की केस में पूछेगा, ग्रुप डेटा अगर केस है, तो वहां पर हम P कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सेम उसमें भी कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको वहां पर जहां पर डिसाइल के केस में 10 करते थे, क्वार्टाइल के केस में 4 करते थे, मीडियन के केस में हम जहां पर 2 करते थे, वहां पर परसेंटाइल के केस में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एंड मार्क्स है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, 15, 20, 25, 35, 15, 16 एंड 14। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो पहला फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे, फिर उसको क्रॉस ऐड करते चले जाएंगे। Then 10 + 15 = 25, 25 + 20 = 45, 45 + 25 = 470, 75 + 35 = 105, 105 + 15 = 120, 120 + 16 = 136, 136 + 40 = 150। अब हमें यहाँ पर P90 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देन P90 = n, 90 × n / 100, तो 90 × 150 × 100 = 135। अब 135 यहाँ चेक कीजिए, टैली कीजिए कहाँ आएगा 136 पर। तो इसके लिए L1 क्या हो जाएगा 60 प्लस L2 क्या हो जाएगा 70, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर 60 हो जाएगी, और C आपकी क्या हो जाएगी वहाँ पर 120 हो जाएगी। तो बस वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। P90 = L1 + P90 - C/F × L2 - L1। ठीक है, तो L1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, L1 आपका यहाँ पर 60 प्लस P90 की वैल्यू 135 माइनस C यहाँ पर देखिए उसको ऊपर वाली वैल्यू 120, 120 / 16 × 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 69.375। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपका यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है क्वार्टाइल का, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल का खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ओके क्लास, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट कवर किया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन के मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। मीन में अगर डिफरेंट सिचुएशन, अगर मोर देन का केस है, लेस देन का केस है, डिस्क्रीट सीरीज का केस है, फिर हमने मीडियन के कॉन्सेप्ट को वहाँ डिस्कस किया हुआ है, मोड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, और क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। ओके क्लास, ओके, थैंक यू।